अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का एक हिस्सा है, बल्कि आप कह लें कि ये ओरिजिनल एमसीक्यूज़ हैं जो एंट्री टेस्ट में आते हैं। तो ये हमने इसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास 40+ एमसीक्यूज़ होंगे। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है व्हेन अ हीलियम एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स। अब हीलियम में से जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इमिट होगा, उसमें से खारिज होगा, यानी कि हीलियम एटम जब भी ज़ाया कर देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो उस पे कौन सा आइंस आ जाएगा, तो वो हीलियम क्या हो जाएगा, इसमें एक अल्फ़ा पार्टिकल बन जाएगा, या पॉजिटिव हीलियम आयन बन जाएगा, प्रोटॉन बन जाएगा, या नेगेटिव हीलियम आयन बनेगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब ये किसी एटम में से खारिज होता है, मिट होता है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब उसमें से ख़त्म हो गया, तो अब कौन से वाला आ गया, उसमें पॉजिटिव आ गया। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी है और पॉजिटिव हीलियम आयन। उसके बाद है सेकंड, बीटा रेज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज। बीटा रेज जो होती हैं वो एमिट होती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। तो वो एक्चुअली इसमें फिनोमेना क्या होता है, तो हमारे पास ए है एन इलेक्ट्रॉन्स विच वाज एग्जिस्टिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है, वो एमिट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंडीशंस होती है ये बीटा रेज की, कि ये जो न्यूक्लियस के इनसाइड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को इन इलेक्ट्रॉन से निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन विच वाज एग्जिस्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, यस, ये किसी हद तक ठीक है। सी, एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। कहता है कि इलेक्ट्रॉन तो एमिट होता है न्यूक्लियस से, लेकिन वो किसके रिजल्ट की वजह से होता है, बाय द डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास एक करेक्ट जो है स्टेटमेंट है। डी है पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हमारे पास जो करेक्ट है ये ऑप्शन सी है। नंबर 3 है एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हमारे पास कौन से वाला ऑप्शन ठीक है। ए है एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। सी है मैग्नेटिक, या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई चीज़ पैदा नहीं करेगा। तो हमारे पास ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और उसके न्यूक्लियस इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ emitted by hot metal filament in a cathode ray tube। जो हमारे पास जो फिलामेंट होता है कैथोड रे ट्यूब में जो लगा होता है, उसमें से जब उसको गर्म किया जाता है तो उसमें से क्या एमिट होता है। ऑप्शन है एक्सरेज, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है प्रोटॉन और डी है फोटॉन। तो हमारे पास जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होती है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी। नंबर 5 है इफ़ द मैस ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज़ डबल। अगर हम जो मैस है बॉब का, पेंडुलम के साथ जो बॉल लगी होती है उसको हम डबल कर देते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखें कि टाइम पीरियड जो होता है वो इक्वल होता है टी इज़ इक्वल टू 2π/L/g। अब इस सारे फार्मूले में कहीं भी जो मैस का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मैस को चाहे आप डबल करें चाहे हाफ करें, टाइम पीरियड के ऊपर कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन ए था हाफ हो जाएगा, नहीं, अनचेंज रहेगा, यानी कि मैस का कोई भी अफेक्ट जो है टाइम पीरियड पर नहीं पड़ता। तो डबल होगा नहीं, इंक्रीज 4 टाइम्स नहीं। कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी। नंबर 6 है द सेंटर ऑफ न्यूट्रन रिंग इज़ डार्क ड्यू टू। हमारे पास हमने कुछ फिनोमेनास पढ़े हुए हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हमने बेसिकली ऑब्जर्व किए थे न्यूट्रन रिंग्स में। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो हमें जो है वो ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलती है तो वहाँ पे डार्क जो है वो
वो डार्क एरिया मिलता है उसके अराउंड, ब्राइट फ्रिंज के अराउंड। तो हमारे पास ये ऑप्शन ए है पोलराइजेशन होगी, बी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, सी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, डी है रिफ्लेक्शन होगी। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन से वाला होगा? ऑप्शन सी, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वो डार्क जो है वो एरिया मिलता है। नंबर 7 है विच वन इज़ मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड ईयर में लास्ट चैप्टर से पहले एक चैप्टर था, तो उसमें हमने न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ा था, ये चीज़ें सारी डिस्कस पढ़ी थी, स्टेबल अनस्टेबल एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है एक है हमारे पास टिन है, क्रोमियम है, बेरियम है, आयरन है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें जो आयरन है, आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। नंबर 8 है रेजिस्टेंस इन आरसी सर्किट ऑफ टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड, 2 सेकंड टाइम है इन 100,000 ओहम्स, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सी इन द सर्किट। तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पता है टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर सी के इक्वल होता है। यहाँ पे सी को हमने सेपरेट किया टी ओवर आर, तो टाइम 2 था, आर जो है 1000 था, तो 2 को 1000 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 0.002 फैरड। अब यहाँ पे इसको अगर हम माइक्रो में देखें, माइक्रो में सारे आंसर हैं, माइक्रो। तो ये हमने माइक्रो में कैसे कन्वर्ट किया कि ये देखें, अगर हमने 10 की पावर -6 बनानी है तो इधर से 1 2 3 हो गया -3, इसका मतलब है 3 0 और लगाएंगे तो 10 की पावर -6 होगा, तो वो जब हम लगाएंगे तो ये 2000 बन गया और इसकी जगह माइक्रो आ गया। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन डी। उसके बाद है द लेंसेज लॉ रेफर्स टू इंड्यूस्ड, जो लेंसेज लॉ है वो हम इसके तल्लक किसके साथ होता है? तो ये हमारे पास होता है, हमारे पास ए है ईएमएफ, बी है शेयर, सी रेजिस्टेंस, डी करंट। तो ये ईएमएफ में होता है, तो ऑप्शन ए। उसके बाद है हमारे पास 10 इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट इज सिमिलर टू नैंड गेट इफ़ इनपुट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 एंड इनपुट बी इज इक्वल टू 1। हमारे पास नैंड गेट है और इनपुट हम देते हैं इज इक्वल टू 0 और सेकंड बी इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसकी आउटपुट जो है नैंड गेट की, ये किसके साथ मैच करती है? तो नॉर के साथ मैच करती है, एक्सक्लूसिव और के साथ करती है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट के साथ करती है, या बी और सी ये दोनों करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है उसकी जो आउटपुट होगी वो सिमिलर होगी नैंड गेट के। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी, जिसको मैंने डी कहा हुआ है, ये सी है। 11 है फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाई इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि जो कौन सी सीरीज़ जो थी वो विजिबल रीजन में लाई करती थी। हमारे पास ऑप्शन है लेमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्चन और बोहर सीरीज़। तो जो फर्स्ट सीरीज़ हमने पढ़ी जिसका नाम था बामर सीरीज़, तो वो लाई करती है विजिबल रीजन में, ऑप्शन बी। उसके बाद हमारे पास डैश आर द पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस के उसके न्यूक्लियस जो कंसिस्ट होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गली उनकी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स तो नहीं है तो न्यूट्रॉन्स का जिक्र है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स, बी न्यूट्रिनोज, सी म्यून्स, डी क्या है? न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास ऑप्शन डी। उसके बाद है नंबर 13 द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉल थ्रोन अपवर्ड। एक बॉल है उसको हमने वर्टिकली ऊपर फेंका है डैश विद चार्म, तो उसकी जो वेलोसिटी है वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड मूव करते हुए उसमें क्या फ़र्क आएगा? तो हमारे पास ए ऑप्शन है डिक्रीजेज लीनियरली, बिल्कुल सीधा, लीनियर का मतलब सीधा ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी कम होगी। यस, ऐसे ही होगा। उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी? नहीं, जब ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। रिमेंस कांस्टेंट, वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी? नहीं, चेंज आएगा। डी डिक्रीजेज पैराबोलिकली,
डिक्रीज़ नहीं करेगी पैराबोलिकली। जब वो पैराबोलिकली मतलब है ऊपर जाती है नीचे भी आएगी ना, जब नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी। लिहाजा ऑप्शन कौन से वाला ठीक है, ऑप्शन ए। 14 है द फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड डैश फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है उसको हम आप कह लें कि स्टोन है, स्ट्रिंग के साथ उसको बांधते हैं और अगर घुमाएं तो कौन सी फोर्स जो होती है वो उस स्टोन को, पत्थर को जो है वो सर्कल में मूव करवाने की कोशिश करती है। ए है ट्रैवलिंग, बी है सेंट्रीफ्यूगल, सी है बेंडिंग, डी है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेंडिंग फोर्स तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रॉपर उसका वर्ड है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो एक स्ट्रेट मूव करने की बजाय किसी पार्टिकल को बेंड कर दे, यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव कराने की कोशिश करे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। 15 है डिस्क एट रेस्ट विदाउट स्लिपिंग। एक डिस्क है वो एक जगह पे रुकी हुई है, रोल्स डाउन अ हिल ऑफ हाइट, और वो उस हाइट से क्या करेगी, नीचे आने की कोशिश करेगी। हाइट कितनी है उसकी, 3 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर। व्हाट इज़ इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड व्हेन इट रीड्स एट द बॉटम। अब वो उस ढलवान से, उस स्लोप से वो नीचे मूव करती है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो हमारे पास ये है, डिस्क का फार्मूला है 4GH/3। तो यहाँ पे अगर देखें G 9.8 होता है, H हमें गिवन है, 3 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकंड आ गई। तो यहाँ पे कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी ठीक होगा। उसके बाद है नंबर 16, ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल। ए है रेजोनेंस, बी है करंट, सी है रेजिस्टेंस, डी है नन ऑफ दिस। तो हमारे पास ये क्या है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। उसके बाद है 17, अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डैश वेवलेंथ। तो हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न होता है तब बनता है जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की जो किसके इक्वल होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डैश वेवलेंथ। किसकी होगी, ए ट्रिपल, बी हाफ, सी फुल, या डी डबल। तो ये हमारे पास किसका होगा, हाफ, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर्स। कह रहा है कि कौन सी जो लाइट है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में जो है वो तेज़ मूव करती है। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे तो जनरली हमने लाइट ही पढ़ा था, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए है विजिबल लाइट, बी है अल्ट्रावायलेट, सी है इनविजिबल इंफ्रारेड, और डी है ऑर्डिनरी। तो ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद नंबर 19 है द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो इन किरचॉफ्स डैश रूल। तो हमने जो फर्स्ट रूल है उसमें पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द करंट विल बी ज़ीरो इन अ सर्किट। तो सेकंड में हमें क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड है, या नन ऑफ दीज है। तो ऑप्शन हमारे पास सी होगा, सेकंड है। 20 है इन LED व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंस विद डैश ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस कंडक्शन अ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट इज इमिटेड। ठीक है, LED जब इसकी लाइट इमिटिंग डायोड है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंबाइंस करते हैं, किसके साथ है, ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, पहला है हाई वोल्टेज, बी है होल के साथ कंबाइन होते हैं, सी फोटॉन के साथ होते हैं, डी पॉजिट्रॉन नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होंगे होल के साथ, तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी। 21 है फॉर फोटॉन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तो हमारे पास जो फोटॉन की एनर्जी है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन अकरेंस। तो जो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना जो है वो क्रिएट हो सकता है, उसके क्रिएट होने में क्या होगा, एज द एनर्जी इंक्रीजेज। तो एनर्जी इंक्रीज़ होने से तो ये पेयर प्रोडक्शन का जो फिनोमेना है वो क्या होगा, ए है इंक्रीज़ हो जाएगा, रिड्यूस टू हाफ आधा हो जाएगा, कम्प्लीटली डिमिनिश ख़त्म हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास ये है कि 1.02 तो इसकी थ्रेशोल्ड आप कह लें एनर्जी थी। तो अगर ये एनर्जी इससे बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, ये फिनोमेना जो है पेयर प्रोडक्शन का उसमें क्या आ जाएगी, तेज़ी आ जाएगी। कौन से वाला ऑप्शन,
ए। उसके बाद हमारे पास है 22, द न्यूट्रॉन इज़ अज्यूम टू बी मेड ऑफ, जो न्यूट्रॉन है वो किस किस से मिल के बनता है। ए है 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स, एक अप क्वार्क के साथ और 2 डाउन क्वार्क्स के साथ। बी है 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क्स हैं और एक डाउन क्वार्क्स है। सी है 2 अप क्वार्क्स एंड 2 डाउन क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क को 2 डाउन क्वार्क के साथ बनता है। डी है 1 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, तो कौन से वाला ऑप्शन डी का ऑप्शन ए, यानी कि 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से के साथ क्या बनता है, न्यूट्रॉन। उसके बाद है एंड डैश मिसाइल इज़ कॉल्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल की डेफिनेशन क्या है। ए है अनपावर्ड एंड गाइडेड, सी है पावर्ड एंड गाइडेड, और ये बी है अनगाइडेड एंड पावर्ड, और डी है अनपावर्ड एंड अनगाइडेड। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज़ कॉल्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल। 24 है 2 सिलेंडर्स ऑफ इक्वल मास आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, 2 सिलेंडर्स हैं हमारे पास, उनका मास इक्वल है और वो सेम मटेरियल से बनी हैं, लेकिन क्या है, द वन विद लार्जर डायमीटर एक्सेलरेट्स, एक का जो डायमीटर है वो क्या है, वो ज़्यादा है। द अदर मटीरियल द अदर अंडर, फिर क्या असर पड़ेगा उसमें, जो टार्क के लिहाज से कह रहा है कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो वो क्या होगा, वो फास्टर देन होगा, इक्वल टू होगा, स्लोअर देन, या नन ऑफ दिस। तो वो हम कहेंगे जो टार्क होगा वो फास्टर, क्योंकि उसमें जो डायमीटर है उसका वो क्या है, इनक्रीज है, उसकी जो मोमेंट आर्म है वो क्या है, ज़्यादा है। तो हमारे पास आर प्लस एफ होता है, लिहाजा ऑप्शन ए। अच्छा जी, उसके बाद 25 भी आते हैं, द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो होती है यहाँ पे अगर सिंपल पेंडुलम की देखें तो टाइम पीरियड तो आपको पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर एल ओवर जी है। तो जब हम फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो इसके थोड़ा उलट हो जाएगा, यानी कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई जी ओवर एल। तो अगर जी ओवर एल है तो इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की होगी। तो यहाँ पे कौन से वाला ऑप्शन आएगा, इसमें से ऑप्शन सी आएगा। 26 है 2 waves of slightly different frequency are traveling in same direction produces, 2 waves हैं और उनमें बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है फ्रिक्वेंसी का और सेम जो है वो डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। तो ये कौन सी कंडीशन है, ए इंटरफेरेंस, बी स्टेशनरी वेव, सी पोलराइजेशन, डी बीट्स। तो कौन सी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अ सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज़ कोर ऑफ अबाउट डैश माइक्रोमीटर डायमीटर, ए सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स होती हैं तो उसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, एक्चुअली उसका होता है 2 माइक्रो मीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर से। तो अगर इन बिटवीन देखा जाए तो ऑप्शंस के लिहाज से एक तो 5 to 1000 है, 30 है, 50 है, 5 है। तो जो नज़दीक है करीब है वो बिटवीन 2 to 10 माइक्रोमीटर था। तो बिटवीन देखें तो हमारे पास कौन से वाला ऑप्शन डी 5। उसके बाद हमारे पास 28 ओहम रजिस्टर इज़ इंडिकेटेड बाय सिंगल डैश कलर बैंड अराउंड इट्स बॉडी। तो ओहम रजिस्टर जो होता है उसको इंडिकेट किया जाए, वैसे तो इंडिकेट किया जाता तो 4 कलर्स के ऊपर होते हैं, लेकिन वो कह रहा है जनरली आम तौर पर अगर देखा जाए तो हमने ओहम रजिस्टर होते हैं वो किस कलर में होते हैं। तो आम तौर पर जो कलर्स हैं वो क्या होता है हमारे पास, रेड में होता है, ब्लू में होता है, ग्रीन में होता है या ब्राउन में, तो या ब्राउन में होता है, ऑप्शन डी होगा। 29 है प्रैक्टिकली डैश करंट फ्लोज इन रिवर्स बायस पी एन जंक्शन। वैसे तो हम कहते हैं कि पी एन जंक्शन जो है उसमें करंट फ्लो नहीं करता। तो कौन से वाला ऑप्शन होगा कि नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं करता, फ्यू मिलीमीटर्स होता है, बहुत ही थोड़ा होता है, या वेरी लार्ज, नहीं वेरी लार्ज तो है ही नहीं। इसका मतलब है ए एंड बी, यानी ए और बी ये वाला ठीक है, यानी कि या तो उसमें नहीं होगी या बहुत ही कम, आप कह लें कि फ्यू मिलीमीटर्स होगी। तो कौन से वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी। 30 है सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर डैश लाइट। तो अगर फोटो सेल में देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर इमिट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और किसके लिए, फॉर इंफ्रारेड के लिए, विजिबल या अल्ट्रावाइड या ग्रीन लाइट। तो यहाँ पे आएगा इंफ्रारेड लाइट की।
तो इसके बाद 31 है द कोबाल्ट इज़ अब्जॉर्ब बाय, कोबाल्ट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल फील्ड में, तो वो क्या करता है, वो ऑब्जॉर्ब होता है बोन्स से, बी है लीवर से, सी स्किन से या थायराइड ग्लैंड से। तो वो क्या होता है, वो स्किन जो है वो उसको कोबाल्ट वो क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी। 32 है इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द आउटपुट करंट डैश, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसमें जो आउटपुट करंट है वो क्या होगी, ए है रिड्यूस होगी, बी है रिमेन सेम, सी है इज़ इंक्रीज, डी है नन ऑफ दिस। तो देखें अगर वो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है। जब वोल्टेज को इंक्रीज़ करेगा तो करंट को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो ऑप्शन ए। 33 है फोर्स ऑन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इज एक्सप्रेस्ड एज, तो फोर्स को हम लिखते हैं एम ए, और एम ए से अगर उसके बेस यूनिट बनाएं तो एम का केजी हो गया और एक्सेलेरेशन का हो गया मीटर पर स्क्वायर हो गया। तो इसमें हमारे पास गौर से अगर देखें तो कौन से वाला आएगा, ऑप्शन ए आएगा, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास 34 है। 34 में हमारे पास ये है कि ऑन अ क्लियर डे एट नून, दिन के वक्त क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ सरफेस इज़ अबाउट, कितनी होती है। तो ये वैसे मैं आपको बताऊँ इसकी होती है 1360 वाट वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। उसको अगर आप यहाँ पे देखें तो नहीं है, अगर केल्विन किलो में करें तो 1360 को अगर 1000 के साथ डिवाइड करें 1.36 आएगा। तो 1.36 आलमोस्ट 1.4 के जो है वो क्या है, करीब है। हमें अब अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी है। When a lift is accelerated upward, the apparent weight of an object in it will be। अब देखें जब भी लिफ्ट है, फॉर एग्जांपल कोई आदमी उसमें खड़ा है तो वो लिफ्ट ऊपर अपवर्ड की मूव कर रही है, तो उसका जो अपेरेंट वेट है वो किस तरह रहेगा। तो हमारे पास इस फार्मूले के अगर हम देखें तो F इज इक्वल टू आर माइनस एम जी है। आर नॉर्मल फोर्स है, एम जी जो है वो उस आदमी की फ़ोर्स है, और F जो है वो जो फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल फोर्स को हम देखें और इसको कंपेयर करें तो एक तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है और एक जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है लिफ्ट में वो है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो अपेरेंट वेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से वाला होगा, ऑप्शन ग्रेटर दैन इट्स रियल वेट, जो उसका अपना वेट था, रियल वेट था, उससे भी वो ग्रेटर हो जाएगा वो वाला वेट जब क्या करेगी, लिफ्ट मूव अपवर्ड होगी। 36 है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड है वो कितना है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, ये आएगा आपके पास ऑप्शन एक है ए 1/12 एम आर स्क्वेयर, 1/6 एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर, हाफ एम आर स्क्वेयर। तो ये आएगा आपके पास ऑप्शन ए 1/12 एम आर स्क्वेयर। 37 है हमारे पास व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 180। आप देखें इसका यूनिट नहीं लिखा हुआ, रेवोल्यूशन होगा, रेडियन होगा सॉरी। तो डिस्प्लेसमेंट इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो एस मालूम करना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो इनका रिलेशन क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर कितना है 1 मीटर, थीटा है 180 रेडियन। रेडियन को अगर हम कन्वर्ट करें आम यूनिट्स में तो क्या 1 रेडियन होगा पाई और 180 के साथ कैंसिल, तो पाई मीटर आ गया, पाई होता है 3.14। तो कौन से वाला आएगा, ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ फ्लूइड फ्लोज लीड्स टू, जो कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ फ्लूइड्स है वो किस इक्वेशन में आता है, वो बर्नौलिस इक्वेशन में, बी है इक्वेशन ऑफ मोशन में, वेंट्रीमीटर में, या कोई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। द ब्लड वेसल्स कोलैप्स, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की जो शरियानें होती हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, फट सकती हैं। उसका कब ये याद रखें, जो उसका एक्सटर्नल प्रेशर है, बैरूनी प्रेशर है, जब वो ज़्यादा हो जाता है किससे, सिस्टोलिक प्रेशर से, जिससे हम सिस्टोलिक प्रेशर मीन्स जब हम मेजर कर रहे थे वो सिस्टोलिक प्रेशर, अगर वो बाहर वाले प्रेशर से
बाहर वाला प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर से बढ़ जाएगा तो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो हमारे पास अगर इन ऑप्शंस को आप गौर करें तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है, पहले वाला ऑप्शन ठीक है इसका, कि हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम ग्रेटर दैन द सिस्टोलिक प्रेशर। 40 हमारे पास एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज़ एट मीन पोजीशन, एक ऑसिलेटिंग बॉडी जो है तो ये मीन पोजीशन पे है अभी, और टी इज इक्वल टू टाइम अभी ज़ीरो है। जब टाइम जो है t/4 होगा तो उस बॉब की पोजीशन क्या होगी, अगर सिंपल पेंडुलम की हम बात कर लें या स्प्रिंग मोशन की स्प्रिंग मोशन होती है ना, तो उसमें t/4 के वक्त उसकी पोजीशन कौन सी होगी, तो t के वक्त ज़ीरो होगी, तो t/4 के वक्त वो क्या करेगा, एक जो है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा पहली ही मूवमेंट के दौरान। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ए। 41 है इन अ सिंपल पेंडुलम द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, सिंपल पेंडुलम में हमारे पास जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग होती है वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पे अगर देखें तो टेंशन जो है उसका खिंचाव बॉल को वो क्या कर रही है, अपवर्ड खींच रही है। तो जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी mg यानी कि वेट के तौर पे वो क्या होगी, mg cos थीटा होगी। तो यहाँ पे कौन से उसके टेंशन के अगेंस्ट mg cos थीटा है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टू साउंड वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, हमारे पास दो साउंड वेव्स हैं वो क्या करें, सेम एम्पलीट्यूड है और मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, आर आउट ऑफ फेज़, उनका जो फेज़ है वो सेम नहीं है। आउट ऑफ फेज़ मीन्स कि अगर एक 180 पे है तो मे बी दूसरी 90 पे हो, ठीक है, या 0 पे हो, इस तरह से फ़र्क आ रहा है। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव्स, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या बनेगा, ए है ज़ीरो एम्पलीट्यूड, बी है डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स, जो दो वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड में थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा। नंबर सी है द सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, कि उनका जो एम्पलीट्यूड है वो हम सम कर देंगे और एम्पलीट्यूड मज़ीद बढ़ जाएगा। तो डी है डबल द एम्पलीट्यूड ऑफ द अदर वेव्स, तो किसी एक वेव का एम्पलीट्यूड हो सकता है डबल हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ऑपोजिट है एम्पलीट्यूड, तो फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो। फ्रेंड्स आज के यही थे। अब हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। और जो नेक्स्ट है पेपर का हमारे पास 68 इसके MCQs हैं, बाकी 25 से 27 जो रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। बहुत शुक्रिया।